हेलो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं ये नहीं कह रहा कि आसान है इसीलिए मेरा फेवरेट था, बट पता नहीं क्यों मुझे ये सॉल्व करने में ज्यादा मजा आता था। तो आज हम इसी का वन शॉट पढ़ने वाले, डिटेल्ड वन शॉट। इसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले सारे के सारे बेसिक्स, कैसे कैसे सीक्वेंस होती है, क्या सीरीज होती है, एपी जीपी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, ये पढ़ लोगे उसके बाद एग्जाम में कोई भी मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक पाएगा। और इसके बाद कुछ और पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, कुछ और नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़े से क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करोगे और हो जाएगा। और अगर एग्जाम से पहले देख रहे हो तो इसके अलावा और कुछ भी जरूरत नहीं है, ये अच्छे से देख लो। उसके बाद पूरा की पूरी रिविजन हो जाएगी सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। अगर आप पहली बार आए हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज एक फाउंडेशनल टॉपिक है मैथमेटिक्स में, जो डील करता है ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स के साथ, यानी सीक्वेंसेस के साथ, और सम ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस। देखो, सीक्वेंस ऑफ सीरीज क्या क्या है? जब कोई भी एक लिस्ट है, कोई भी नंबर्स हैं वो ऑर्डर्ड है, ठीक है, किसी ऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसको बोलते हैं सीक्वेंसेस। और जब उनका सम कर दिया जाता है उन टर्म्स का तो वो बन जाती है सीरीज। यानी इंडिविजुअल टर्म्स को जब हम सम कर देते हैं उनका तो वो बन जाती है सीरीज। और जब उन्हें हम वैसी ऑर्डर्ड लिस्ट में लगाते हैं तो वो क्या रहती है? एक सीक्वेंस। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस बहुत है, अलजेब्रा में, कैलकुलस में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब बात आती है सीक्वेंसेस एक्चुअल में क्या है। सीक्वेंसेस क्या है? एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, जैसे कि अगर पहला टर्म 1 है और अगला 3 है तो अगला 5 होगा, फिर अगला 7 होगा, फिर 9 होगा। पर्टिकुलर पैटर्न क्या कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है? 2। इसमें 2 ऐड होता जा रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो इस टाइप की जितनी भी रहेंगी वो क्या होंगी? एक सीक्वेंस होंगी। जो एक तरह से पैटर्न होगा उसको बोलेंगे सीक्वेंस। हर नंबर सीक्वेंस का कहा जाता है टर्म। जैसे 1 भी एक टर्म है, 3 भी एक टर्म है, 5, 7, 9, ये सारी क्या है? टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, ये हो जाती है टर्म। अगर एक सीक्वेंस की फाइनाइट टर्म्स है तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। अगर उसकी इनफाइनाइट टर्म्स है तो उसे बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस कितने कितने टाइप की होती हैं? फर्स्ट, अरिथमेटिक सीक्वेंस, दैट इज एपी। एक सीक्वेंस है जिसके बीच में जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी जो डिफरेंस है, वो एक कांस्टेंट है। जैसे मैंने अभी कहा 1, 5, 9, 14, वेट, 13, 17, क्या है? इन सब में +4 हो रहा है। यहां भी +4, यहां भी +4। तो ये क्या है? इनके बीच में जो डिफरेंस था, जैसे इन दो के बीच में डिफरेंस, इन दो का, इन दो का, इन दो का, वो क्या है? एक कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट का मतलब वो क्या है? एक फिक्स्ड है। ठीक है, वो फिक्स्ड रहेगा। तो nth टर्म होती है जो एपी की, वो होती है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो काफी यूज होगा। ये फॉर्मूला याद, जो कि आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। an क्या होता है? लास्ट टर्म, यानी nth टर्म। यानी अगर हम an बोल रहे हैं, a 7 है तो 7वीं टर्म सबसे लास्ट टर्म। ठीक है, सबसे लास्ट टर्म को कह देते हैं एन। ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है उन टर्म्स के बीच में, एन होता है टर्म नंबर। टर्म नंबर यानी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उस सीक्वेंस में, उसको बोलते हैं एन। इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है कि उसमें ना मल्टीप्लीकेशन होती है। अर्थमेटिक में क्या होता है कि उनमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या फर्क होता है कि उसमें ना एक नंबर से मल्टीप्लाई होता रहता है। एक सीक्वेंस जहां हर एक टर्म वो कैसे आ जाती, कैसी बनाई जाती है, कैसे बनती है, वो मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस नंबर को एक फिक्स नंबर से, जिसको बोलते हैं कॉमन रेशो। देखो वहां पर क्या था, वहां पर एपी में होता है कॉमन डिफरेंस, यहां क्या आ जाता है? कॉमन रेशो। फर्क सिर्फ इतना। इसको डिनोट करते हैं डी से, इसको डिनोट करते हैं आर से। अब ये टर्म क्यों है? क्योंकि पिछली टर्म से मिलकर बनी है। तो देखो, तुम्हें पता होगा एपी में टर्म्स क्या होती हैं। एपी में जो टर्म्स होती हैं वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। यानी वो टर्म ऐड होती रहती है डी वाली। यहां पर क्या होगा? पहली टर्म होगी ए, फिर अगली ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे चलते चलते लास्ट टर्म आएगी ए आर एन माइनस वन। इसमें क्या हो रहा है कि जो आर है, आर यहां पर क्या है? कॉमन रेशो। ठीक है, रेशो है, कॉमन रेशो है, ये उसका मल्टीप्लाई होती जा रही है और ये फिक्स है, हर बार आर ही मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसकी जो जनरल टर्म है, nth टर्म है, वो क्या होती है? ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन। ए एन क्या है? nth टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। आर कॉमन रेशो, एन टर्म नंबर यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। उसके बाद एक आती है हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस
आपके सिलेबस में शायद नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, तो सीख लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है जहां रेसिप्रोकल्स होता है ना टर्म्स का, मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, जो एपी होता है अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं वो एक हार्मोनिक सीक्वेंस बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें A1 A2 A3 क्या है, एपी की टर्म्स हैं, तो 1/A1 1/A2 1/A3 ये क्या बना देंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस बना देंगे। दैट्स इट। एक होता है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस की एक ऐसी मतलब एप्लीकेशन इतना ब्रॉड है कि ये हमारे रियल लाइफ में देखा जाता है। रियल लाइफ में कहाँ, फ्लावर्स के अंदर, हर एक चीज में, और इतनी सारी चीजें जो कि फिलहाल माइंड में नहीं है, क्योंकि फिलहाल माइंड में सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज है। बट फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर मार्क माय वर्ड्स, मैं इसके ऊपर एक ऐसी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें फिबोनाची सीक्वेंस जो हमारे रियल लाइफ में सब कुछ, फिबोनाची सीक्वेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं रियल लाइफ में जो वो करता है, तो उसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा पक्का, जिससे और बेटर क्लैरिटी होगी। उसके बाद आते हैं सीरीज। सीरीज क्या है, वो सीक्वेंस की टर्म्स का सम है। कोई भी सीक्वेंस है उसकी टर्म्स का सम। जैसे अगर कोई सीक्वेंस A1 A2 A3 था, A4 ये था, अब टू AN, तो इन सब का सम कर देंगे तो वो एक सीरीज बन जाएगी। पर ये क्या है, फाइनाइट, क्योंकि हमें लास्ट टाइम पता है, जब हमें लास्ट टाइम भी नहीं पता, मतलब हमें यही नहीं पता कितनी टर्म्स है, तो बन जाएगी इनफाइनाइट सीरीज। तो ये फर्क है फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज में। अच्छा, उसके बाद एपी को पढ़ें। एपी क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या आती है, A+D A+2D A+3D। हर एपी की टर्म में क्या होता है, कांस्टेंट ऐड होता रहता है और अगली टर्म बनती जाती है। nth टर्म एपी की AN = A+n-1 × D। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, एपी की n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2 × 2A + n-1 × D। ठीक है, n/2 ब्रैकेट 2A + n-1 × D। एक और फॉर्मूला होता है इसका, अगर हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है तो बन जाता है n/2 × A + L। L वही होता है जो AN होता है, यानी लास्ट टर्म। ठीक है, AN लास्ट टर्म, A फर्स्ट टर्म, SN होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, D होता है कॉमन डिफरेंस। अब AP की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि जो सम है टर्म्स का, the sum of terms equidistant from the beginning and end of an finite AP is constant। ये बोल रहा है कि जैसे हमारी एक टर्म है A1 A2 A3, चलता जाएगा, कौन सी AN-1 AN, इस तरह से टर्म्स आएंगी। तो कह रहे हैं जो पहली और लास्ट वाली उठा लो, इन दोनों का सम कर दो, यानी A1 + AN। वो किसके इक्वल आएगा, हम A2 और AN-1 उठा लेंगे, A2 + AN-1। वो किसके इक्वल आएगा, जो A3 और AN-2 के इक्वल आएगा। बस ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, ये इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है जो आप बहुत ज़्यादा माइंड में रख के चलो या चैप्टर में पूछी जाएगी, नहीं, बट एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कि कूल बनने के लिए सीख लो, ताकि किसी के आगे फ्लॉन्ट कर सको। तुझे पता है एक एपी के अंदर ये भी होता है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा कहेगा अरे यार अच्छा ऐसे भी होता है, क्योंकि बुक्स में तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आजकल की बुक्स थोड़ी ज़्यादा अपडेट हो चुकी हैं, ज़्यादा समझदार हो चुके हैं बुक्स वाले, उसमें इतनी ज़्यादा एडिशनल चीज़ें होती हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की, बट कम पता होती हैं लोगों को ये सब चीज़ें। और उसके बाद जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया, AR AR², nth टर्म बताई। nth टर्म क्या होता है, वही A × R⁻n-1। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म एन टर्म्स आता है जीपी का, यानी जीपी की सीक्वेंसेस उनका टर्म क्या होता है, Sn = A R⁻n-1/R-1। ये कब होता है, जब R 1 से बड़ा होता है। जब R की वैल्यू 1 से छोटी होती है बन जाता है A 1 - R⁻n/1 - R। ये Sn का ही फॉर्मूला है, जब R 1 से बड़ा हो, जब R छोटा हो। ठीक है, अगर R 1 के इक्वल है तो टर्म्स का सम क्या होता है, Sn = A × n। इसको हमें यूज नहीं करना कहीं पर भी, और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे कभी किया भी हो यूज। ठीक, 1 है तो देखो R की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो ठीक है, आई गेट इट, बट इसको यूज करा नहीं जाता, मैंने कभी भी नहीं करा। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है A/1 - R। ठीक है, ये हायर लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इनफाइनाइट वही है, इनफाइनाइट जीपी है, बस वो A फर्स्ट टर्म R कॉमन रेशो। जीपी का प्रोडक्ट क्या कह रहा है कि वही जो पहली और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट, सेकंड और लास्ट सेकंड टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड और लास्ट थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, तो इन सारे उनका प्रोडक्ट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर एपी क्या होता है, A1 A2 A3 ये होता है, तो 1/A1
1/a2 अभी बताया था, 1/a3, ये सब क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाता है। इसको ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उन सब का मीन ले लेना, यानी जनरल मीन होता है जो। तो वो क्या होता है, अगर n टर्म्स हैं a1 a2 a3 अप टू an, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सारी टर्म्स को ऐड कर देंगे और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं n उससे डिवाइड कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जितनी टर्म्स हैं, ठीक है, अगर हम मैं कहूँ a और b, इनका ज्योमेट्रिक मीन लेना है मुझे, तो वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ab। ठीक है, 2 हैं तो रूट आ जाएगा। अगर 3 है, देखो पावर n लिखी हुई है यहाँ पर, ये पावर n लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, जितनी होंगी उतने का, अगर a b c का ज्योमेट्रिक मीन लेने का है, उसकी आ जाएगी 1/3। ठीक है, इनका ज्योमेट्रिक मीन 1/3, जितने टर्म्स हो 1 2 3 उतनी 1/n में पावर्स। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला n ओवर 1/a1 प्लस 1/a2 अप टू 1/a। जहां जहां जो जो चीज होगी मैं बताता जाऊंगा। अब इनइक्वालिटी में अगर बात करें, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है, यही चीज ज्यादा यूज आती है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये सबसे ज्यादा जो यूज होता है पता है कहाँ होता है, जेई मेन्स वाले फॉर्मुलाज में होता है। जेई मेन के इतने क्वेश्चंस करे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पर, हमने इतने किए हैं कि उसमें बार बार ये चीज पढ़ रहे थे, ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज हो रहा था, और ये हार्मोनिक मीन से भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। जनरली ग्रेटर होता है, बट इक्वालिटी भी आ सकती है। स्पेशल सीरीज आ रही है, कैसे, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उनका सम क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n+1/6। और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बस ये टर्म्स हैं जो चीजें आपको याद रखनी है। अब बात आती है एप्लीकेशंस की इन सीरीज की, कि यूज कहाँ होता है, एल्जेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते थे सम और पैटर्न। ज़्यादातर जो आपने सीखा ही होगा रीजनिंग वगैरह में, रीजनिंग में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब वहाँ पर यूज़ हो जाता है। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में सीरीज को कहाँ अप्लाई किया जाता है, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटीज निकालने के लिए। और फिजिक्स और इंजीनियरिंग में यूज होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज हेल्प करती है पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने में, ग्रोथ निकालने में, किसमें, फिजिकल और इंजीनियरिंग सिस्टम्स में। जो अभी देखो पता है क्या, हमें लगता है इनका तो कभी कहीं रियल लाइफ यूज होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में उसका कहीं यूज नहीं है, बट एज एन इंजीनियर अगर आप कहीं पर यूज करोगे, वहां पर इन सब चीजों का कहीं ना कहीं यूज होगा, भले ही थोड़ा सा हो, बट वो छोटा सा रोल बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, काफी ज्यादा यूज होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिटरमाइन करने में, अलग अलग आउटकम, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में। और आजकल तो तुमने सुना ही होगा कि स्टैटिस्टिक्स तो सबसे ऊपर हो चुका है ना, स्टैट्स है वो सबसे ऊपर हो चुका है, सबसे बड़ा हो चुका है, मतलब उसके अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही हैं। और हर कंपनी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाले बंदे को हायर कर रही है, जो डेटा एनालिसिस कर सके, डेटा एनालिस्ट हो, तो उन सब में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। ऐसा नहीं होगा कि सीधा सीक्वेंस दे दी होगी, बट हाँ इनसे बने हुए फंक्शंस जिनका यूज़ होता है। ये थे हमारे कुछ डेली बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स, डेली नहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस चूज किए हैं जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कर लोगे उसका कुछ और नहीं करना पड़ेगा, इस बात की तो मैं गारंटी देके चलता हूँ। 20th टर्म फाइंड करनी है सीक्वेंस में, ए एन दे रखे एन माइनस वन, 2 - n 3 + n। 20th टर्म फाइंड करनी है तो ए 20 फाइंड करेंगे, वो क्या बनेगा, एन एन की जगह 20 पुट कर दो, 20 - 1 2 - 20 3 + 20, ये बनेगा 19 इंटू -18 इंटू 23। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी 20th टर्म आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। कुछ बेसिक से देखो, बेसिक से एडवांस पर जाया जाएगा, पहले आसान आसान क्वेश्चंस करेंगे फिर डिफिकल्ट पे जाते जाएंगे। अब हमने सीक्वेंस दे रखी है ए एन, उसको क्या बोला है, लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज फॉलोज। ए एन इस तरह से डिफाइंड है, और हमने ना वैल्यूज निकालनी है, आई थिंक सीक्वेंस बतानी है। A1 1 है, ठीक है, A1 1 दे रखा है, A n दे रखा है AN-1 + 2, तो यहाँ से A2 पुट करते हैं, A2 पुट करेंगे तो ये बनेगा A2 - 1 + 2, दैट विल बी A1 + 2। अब देखो A2 की वैल्यू आई A1 + 2, A1 था 1, तो ये बन जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, तो मेरी A2 की वैल्यू आ गई 3। अब मैं यहाँ से A3 फाइंड करूँ, यहाँ पर मैं A3 पुट करूँगा तो ये बनेगा A2 + 2, क्योंकि A2 की वैल्यू 3 थी तो 3 मैं यहाँ पुट करूँगा, 3 + 2 दैट विल बी 5। 5 की वैल्यू, 5 किसकी वैल्यू आई, A3 की वैल्यू आई, A3 की वैल्यू ये आ गई, A2 की वैल्यू ये आ गई, A1 की वैल्यू। मेरे ना चाचा के बच्चे आए हुए थे, उन्हें बहुत शौक है इसका पेन टैब यूज़ करने का,
तो उन्होंने पता नहीं रेनबो वाला सिलेक्ट किया होगा कहीं से, और भी पता नहीं क्या क्या, उन्हें सब कुछ पता है, मुझे नहीं पता होगा बट उन्हें पता होगा। बहुत ही अच्छे चालाक बच्चे हैं। ऐसा ही होना चाहिए बच्चों को वैसे भी आज के दिन। अच्छा, आगे A4 फाइंड करें। ज़रूरत नहीं है, A4 की ज़रूरत नहीं है। देखो, A1 पता लगा, A2 पता लगा, तो सीक्वेंस की टर्म्स क्या क्या आएंगी। हमें लगेगा कि आ गई 1 3 5, लो भाई AP बन गई। बट एक्चुअल में ये AP नहीं बनी। ठीक है, कैसे? मुझे हमें ये बात पता है कि AP की टर्म्स होती है ना, वो कैसे होते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो मेरी जो टर्म आई, पहली टर्म वो क्या थी, 1। दूसरी टर्म जो आई वो थी 3। तीसरी टर्म थी 5। अब मैं क्या करूंगा, A प्लस डी की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 1 है, मैं इसको पुट कर दूंगा। जब मैं पुट करूंगा तो मेरी D की वैल्यू आ जाएगी 2। देखो, ये ठीक है कि हम डायरेक्ट हमें टर्म्स पता लग रही हैं, बट हमें इस तरह से करना चाहिए, A प्लस डी, A प्लस 2D। तो ठीक है, एक A की वैल्यू 1 थी, D की वैल्यू 2 आ गई, और इससे हम अपना AP बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हमें दे रखा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, उप्स, इतना बड़ा भी नहीं, बट ठीक हो। हमें दे रखा है an एज -1 की पावर n-1 इंटू एन क्यूब। हमें फाइंड करना है A9, तो डायरेक्ट 9 पुट कर देते हैं। A9 विल बी -1 की पावर 9-1 इंटू 9 का क्यूब, -1 की पावर 8 इंटू 9 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729, और -1 की इवन पावर होते हैं +1, तो ये बन जाएगा 729। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, हमें फिबोनाची सीक्वेंस दे रखी है, किस तरह से A1 और A2 की वैल्यू 1 है, AN की वैल्यू है AN-1 प्लस AN-2। हमें फाइंड करना है AN प्लस 1 और AN किस किस के लिए, N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए। ओके, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर N1 पुट कर देता हूँ तो ये बनेगा A1 प्लस 1 बाय A1, दैट इज A2 बाय A1। मुझे A2 बाय A1 फाइंड करना है। सिमिलरली अगर मैं 2 पुट करूँगा बनेगा A3 बाय A2। A2 बाय A1 फाइंड करना है, A3 बाय A2, A4 बाय A3 फाइंड करना है, A5 बाय A4 फाइंड करना है, और A6 बाय A5 फाइंड करना है। मुझे ये टर्म्स फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर, हमें जो दे रखा है वो है AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2। मुझे A1 और A2 दे रखा है, मुझे चाहिए A3, तो मैं यहाँ A3 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, A2 प्लस A1। मैंने यहाँ पर n की जगह पुट कर दिया। यहाँ पर मैंने n की जगह क्या पुट किया, 3, तो 3 - 1 2, 3 - 2 1। A2 प्लस A1, A2 और A1 तो 1 है, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो मेरी A3 की वैल्यू आ गई 2। तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, देखो A2 बाई A1 क्या बनेगा, 1 बाय 1 दैट इज 1। ये तो मेरी आ गई 1। A3 बाई A2, क्योंकि मेरी A3 की वैल्यू 2 थी तो आ जाएगी 2, नीचे था A2 की वैल्यू 1, तो 2 बाय 1। A4 बाई A3, A4 बाई A3, अब A4 फाइंड करते हैं। A4 की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो A3 प्लस A2। अब A3 की वैल्यू मेरी आई थी 2, तो ये बनेगा 2 प्लस 1, क्योंकि A2 की वैल्यू 1 थी, तो 3। मतलब मेरे A4 की वैल्यू आ गई 3। सर्कल नहीं करता, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, A4 बाय A3। A4 बाय A3 के लिए मैं क्या करूँगा, A4 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 2, तो 3/2 आ जाएगा। सिमिलरली A5 बाय A4, A6 बाय A5। तो मुझे क्या क्या करना होगा, मेरे को A5 चाहिए, A6 चाहिए। A5 की वैल्यू क्या आएगी, जब मैं यहाँ पुट करूँगा, यहाँ पर पुट करूँगा, ये बनेगा A4 प्लस A3। सिमिलरली ये बनेगा A5 प्लस A4। A4 की वैल्यू क्या थी, 3, A3 की वैल्यू थी 2, 3 + 2 5। A6 की वैल्यू क्या आएगी, A5 प्लस A4, A5 की वैल्यू है 5 और A4 की वैल्यू है 3, दैट विल बी 8। अब मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, क्या, A5 की वैल्यू थी 5, A4 की वैल्यू थी 3, पुट कर दूंगा, ये बनेगा 5/3। A6 की वैल्यू मेरी आई 8, हाँ 8 बाय A5, A5 की वैल्यू थी 5, 8/5।
तो मेरा ये सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मेरे को ये फाइंड करना था, ये आता है n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल्स 2 के लिए, n इक्वल्स 3 के लिए, n इक्वल्स 4 के लिए और n इक्वल्स 5 के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा जो हम कर रहे हैं, आसान आसान चीज़ें हैं। ओके, क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें, अगर mth टर्म AP की n है और nth टर्म m है, m और n इक्वल नहीं है, फाइंड pth टर्म। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी वैल्यूज चेंज कर देंगे, बट क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह से दिखेंगे। ओके, तो mth टर्म n है, mth टर्म मतलब am, वो क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू है n। सिमिलरली nth टर्म दे रखा है, nth टर्म क्या होगा, an, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m, ये m दे रखा है। तो और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए pth टर्म, यानी ap, दैट विल बी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। मुझे ये वैल्यू की, मतलब जो इस टर्म की, इस पूरा जो ये जो लिखा है इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना इनको सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, इनको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा। ऊपर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एम डी माइनस डी, एम को डी से करा, माइनस 1 को डी से करा, अभी नीचे माइनस है तो माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस 1 डी इज इक्वल टू एन माइनस एम। माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, जो ये टर्म थी ये बनी, डी कॉमन अंदर बचा m माइनस एन, और इधर बचा n माइनस एम। अब एक बात सोच कर देखो, क्या सोचना, कि मैं d को इधर लिख दूं n माइनस एम ओवर m माइनस एन, अब ऊपर वाली को लिख दूं माइनस m माइनस एन बाय m माइनस एन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स। कैसे, ये सेम टर्म्स हैं, कैंसिल आउट होगी, और जो हमारा आंसर बना वो बना -1। किसकी वैल्यू आई, डी की वैल्यू आ गई -1। अब मैं किसी में भी पुट कर दूं, अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, देखो यहाँ लिखते हैं, डी की -1 पुट देते हैं, बना a प्लस m माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू n, दैट विल बी a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो a की वैल्यू क्या आएगी, m प्लस n माइनस 1। बताओ, ये m उधर चला गया प्लस हो गया, ये 1 उधर जाकर माइनस हो गया, मेरे पास a की वैल्यू आ गई। मुझे कहाँ पुट करना है भाई, a और d की वैल्यू, मुझे तो यहाँ पुट करनी है, ये बनेगा a की वैल्यू m प्लस n माइनस 1, m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1। तो मेरी टर्म बनेगी m प्लस n माइनस 1, p इंटू -1 माइनस p, -1 इंटू -1 प्लस 1, -1 से +1 गया, ये टर्म बनी m प्लस n माइनस p। ये हो जाएगा आपका आंसर यानी सॉल्यूशन। बताओ, था इतना आसान क्वेश्चंस, मतलब था इतना आसान सॉल्यूशन। ऐसी क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये वाला क्वेश्चन मेरा पर्सनल फेवरेट है, एज अ टीचर मेरा पर्सनल फेवरेट, क्योंकि मुझे पता है इसमें बच्चे अटकेंगे, सोच ही नहीं पाते कई बार, है ना। स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक बहुत करते हैं, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। और ना आई थिंक ये क्वेश्चन 10th में भी है, मुझे ऐसा याद आ रहा है, RS अग्रवाल बुक में ये था क्वेश्चन, लेफ्ट पेज पर मुझे याद आ रहा है ये है, और तब भी नहीं कर पा रहे थे स्टूडेंट्स, बट अब बड़े हो गए, अब हो जाएंगे। क्या देगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी 2 अलग अलग एपी दे दी, ठीक है, 2 एपी गिवन है, जिनकी रेशो है 3n + 8 बाय 7n + 8, और उनका सम दे रखा है, सम का दे रखा है ना, सम ऑफ n टर्म्स, तो सम क्या होगा, n/2, 2 एपी हैं तो एक में मान लेते हैं 2a1 + n माइनस 1 इंटू डी1, एक तो सम ये लिख दिया, दूसरे का सम n/2 इंटू 2a2 + n माइनस 1 इंटू डी2। एक एपी के अंदर पहली टर्म a1 होगी और कॉमन डिफरेंस d1 होगा, एक अलग एपी जिसमें पहली टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस d2 है। अब दोनों में n टर्म्स थी तो n को तो n ही रखा, ठीक है, n को n रखा, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। इनकी रेशो कितनी दे रखी है, 3n + 8 ओवर 7n + 15। अब ना एक चीज सोचो, n/2 से n/2 गया, और अंदर जो था वो कैसे बनेगा, 2a + 2a1 + n माइनस 1 d1 बाय 2a2 + n माइनस 1 d2 इज इक्वल टू 3n + 8 ओवर 7n + 15।
क्या बोला, हमें रेशियो फाइंड करनी है इनकी ट्वेल्थ टर्म की, ट्वेल्थ टर्म्स की। ट्वेल्थ टर्म्स का मतलब पता है क्या, कि यहाँ पर ट्वेल्थ टर्म्स का मतलब बन जाए कि यहाँ बन जाए a+11d1 और इधर बन जाए a2+11d2। ट्वेल्थ टर्म का मतलब तो ये बनता है, ये बनता है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पर n की वैल्यू रख देता हूँ 23। अब मैं अगर n 23 रख देता हूँ तो मेरी टर्म क्या बनेगी, 2a1+22d1 बाय 2a2+22d2, जिसको हम 2 कॉमन ले लें, ऊपर ले लेते हैं 2 कॉमन, ये बनेगा a1+11d1, नीचे 2 कॉमन a2+11d2, इधर इक्वल टू 3, इसके बाद भी रखना पड़ेगा n 23+8 बाय 7 इंटू 23+15। ब्रैकेट +15 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ से अगर ध्यान दे 2 से 2 कट गया और ये वही बन गया a1+11d1 जो मैंने बताया था, a2+11d2। ठीक है, जिसकी बात कर रहे थे, a1+11d1 क्या होता है, ट्वेल्थ टर्म होती है, किसकी, एपी की ट्वेल्थ टर्म। तो इधर a1+11d1 बाय a2+11d2, इसकी टर्म की रेशो ही निकालना ना, वो क्या बनेगा 23 × 3 दैट इज 69, ये बना 69+8, 69+8, नीचे 23 × 7, 23 को जब हम 7 से करते हैं ये बनता है 161, 161+15 दैट विल बी 69 और 8 होगा 77, और 161 और 15 ये बनेगा 176, 77/176। अगर मैं 7 किस टेबल पर कटेगा, ये 7 की टेबल पे कट जाएगा। 7 की टेबल पे कट करूं तो ये बनेगा 11, और 7 की टेबल पे अगर मैं ये कट करूं ये बनेगा 228, 11/28। 11 पे भी जा रहे, अगर मैं 11 पे कट करूं तो ये बनेगा 7, और 11 पे कट करने के बाद बनेगा 16। ये सही आ रहा है, ये मैंने 7 से कट किया तो 7 से करने के बाद ये बनेगा 7 2 ज़ार 14। अच्छा हाँ, नहीं होगा, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये तो थोड़ा गलत था, ऐसे नहीं आएगा। हमने क्या करा, दोनों साइड ना ऊपर नीचे हमने इसको डिवाइड कर दिया, किससे, 11 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/16। तो देखो ये क्वेश्चन कितना सही था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, पर इसका आंसर बहुत आसान है। एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे, एक बार इनका कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होता रहेगा। ओके, insert 6 numbers between 3 and 24 such that the resulting sequence is an AP। 6 नंबर ऐड करने हैं 3 और 24 के बीच में, पहला 3, दूसरा 24, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स ऐड करने हैं और वो AP रहे। देखो एक तो इसका है कि हम उसको a प्लस समथिंग, चलो तो मैं मैथड से ही बताते हैं, ये है a है ना, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 और ये a8। a8 को क्या लिखते होते हैं, a+7d, और a1 क्या होता है, a होता है, तो a की वैल्यू 3 है, a+7d की वैल्यू 24 है। यहाँ पर a पुट कर देते हैं, ये था 3 + 7d = 24, 7d की वैल्यू 21 और d की वैल्यू 3, d की वैल्यू 3 आ गई, तो इसमें 3 ऐड कर दो 6, 3 ऐड कर दो 9, +3 कर दो 12, +3 कर दो 15, +3 कर दो 18, +3 कर दो 21, तो ये तुम्हारी AP बन जाएगी। ठीक है बेटे, आसान क्वेश्चन है ना बेटे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटे। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। बेटे पहला 1 चलता जा रहा है, ऑड इंटीजर्स हैं 2001 तक, ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड है तो कॉमन डिफरेंस d कितना है 2 का। ठीक है, पहला 1 3 5 है ना,
1 3 5 ऐसे चलता जाएगा। तो अब हमें डी पता है, ए एन पता है, ए एन है 2001 यानी लास्ट टर्म, ए पता है 1। हमें क्या फाइंड करना है, सम। सबसे पहले हमें सम का फॉर्मूला लगाएं, एस एन का क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बट क्योंकि क्योंकि हमें यहाँ पर पहली टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, और वाला, यानी एन बाई टू इंटू ए प्लस एल वाला। पर उसमें एक कमी है, क्या, एन बाई टू तो आ गया, ए था हमारा 1 और एल था 2001। मुझे एन नहीं पता, बट मुझे तो ये पता है डी, ए और ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 2001, ए की वैल्यू 1, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 2। ये माइनस होगा, ये बनेगा 2000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। तो एन माइनस वन की वैल्यू आएगी 2000 बाई टू, दैट इज 1000। तो एन माइनस वन की वैल्यू 1000, तो एन की वैल्यू 1001 यहाँ पर पुट कर देंगे, ये बनेगा 1001 बाई टू इंटू 2002। 2002 को जब ये कट करेगा, कट तो करेगा, ये इसको कट करेगा 1001 पर, आंसर आएगा 1001 इंटू 1001। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, आसान क्वेश्चन है ना बेटे, साथ में चेक करते रहना बेटे, कहीं गलती ना हो जाए बेटे। एक शो देखता था मैं पहले, भाभी जी घर पर है, मतलब पहले रेगुलरली देखते थे, अब थोड़ा बहुत यूट्यूब पे कभी सदियों में एक बार दिख जाए तो उसमें ना वो ऐसे ही बोलता था कभी कभी, मनमोहन तिवारी। जब उसको सुन लेता हूँ ना तो ऐसे वही निकलने लग जाता है, ऐसे ही है। मैं रहता हूँ चिल, देखो मुझे ऐसी बात करना पसंद है। मैं स्कूल में अपने स्टूडेंट से भी ऐसी बात करता, निक नेम्स रख के हम एक दूसरे से बात करते थे, ताकि उन्हें भी लगता था कि हाँ हमारा सर के साथ एक अलग बॉन्ड है। सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं करता था ना स्कूल में, वो करता था, स्टूडेंट्स को ना अलग अलग कोई ना कोई काम कह देता था और कहता था ये तुम्हारा सीक्रेट मिशन है। मतलब जो 7th 8th तक के बच्चे होते हैं ना, मैंने कुछ टाइम उन्हें साइंस पढ़ाया था, तो उनके साथ ऐसे करता, बहुत मज़ा आता था। मतलब जितने भी मैंने देखा ना जो 10th 11th और 12th में हो गए थे स्टूडेंट्स, ये ना पता नहीं, मे बी बिकॉज इनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं किया टीचर्स ने, थोड़ा यू नो जितने भी टीचर्स होते हैं मोस्टली क्या होता है, यंग टीचर्स नहीं होते। मतलब मैं तो उस टाइम 24 एज थी जब मैं जॉब करने गया था, तो क्योंकि उनको अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया, उनसे अच्छे से बात ही नहीं करी, तो उनका बिहेवियर था ना वो काफ़ी ना रूड था। मतलब मैं नहीं कह रहा मेरे साथ, बट इन जनरल जब मैं देखता था उन्हें आपस में, पता नहीं चिड़चिड़े से थे ऐसे। बट अगर बात करें ना उससे पहले, मतलब मैंने 7th को साइंस पढ़ाई, 8th को साइंस पढ़ाई और बाकी मैथ्स तो पढ़ाता ही था। तो मैंने देखा कि वो जो बच्चे थे ना, 7th 8th थे, या कभी एडजस्टमेंट भी होती है स्कूल में तो 6th क्लास में भी गया हूँ, इवन 4th 5th के स्टूडेंट से भी ऐसे होते हैं ना, बात तो होती है हमारी, हम कभी वैन में कभी छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, तो उसमें पता लगता है ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये बहुत प्यार के बुक हैं। इनको बहुत आराम अच्छे से बात करो, मज़े से बात करो, एक फुल चिल है, इनको कोई मतलब नहीं है। और बाद में क्योंकि शायद अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मोस्टली टीचर्स ना एरोगेंट होते हैं, तूने ये नहीं करा, दे रैप्टे। मैं उन सब चीज़ों में नहीं मानता, मैं मानता हूँ मज़े करने में। एज अ स्टूडेंट मैंने खुद खूब रेल बनाई है, ऐसे ऐसे हंसी मजाक करे हैं, मतलब लिमिट में रख के। तो मैं स्टूडेंट्स को रोकता नहीं था, बस मैं चाहता पढ़ो, पढ़ो और जो मर्जी करो, तुम्हारी लाइफ। मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम स्कूल में जा रहे हैं तो हम बस सिर्फ पढ़ेंगे, सारा दिन बुक के आगे बैठ रहे हो, जैसे हमसे प्रिंसिपल्स एक्सपेक्ट करते हैं या सब एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया, बुक के आगे बैठ जाओ ऐसे और करते रहो। नहीं यार, स्कूल इज़ अबाउट चिलिंग। पढ़ लो यार जितना पढ़ना है थोड़ा बहुत, बट हंसी मजाक हो, क्योंकि कल को जब तुम्हारा स्कूल पास आउट हो जाएगा ना, इट डजेंट मैटर इफ यू स्टडीड और नॉट, इट विल ओनली मैटर दैट यू हैड द गुड मोमेंट्स इन योर स्कूल विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर्स एंड एवरीवन। मैं आज के दिन उन्हीं टीचर्स को याद करता हूँ, आई एम 27 नाउ, और मैं उन्हीं टीचर्स को याद करता हूँ जो जिन्होंने कभी अच्छा ट्रीट किया, जिन्होंने कभी हंस के बात करी, और जितने भी गुस्से से बात करते थे, इरिटेट होकर बात करते, चिड़चिड़े होकर बात करते थे, मैं उन्हें याद नहीं करता। और अगर भी याद भी करता हूँ तो मेरे मन से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं निकलता उनके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जब तुम मुझे सोचो कभी, तो तुम्हारे मन में यही रहे कि हाँ ये एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा टीचर है जो कि सिर्फ एक वो एक फॉर्मेलिटी वाला टीचर नहीं है, एक हाँ एक फ्रेंड की तरह। आई नो वट यू गो थ्रू, आई नो कि कैसे ट्रीट किया जाता है तुम्हें, एंड आई नो कि तुम्हारे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी जिन्हें तुम डील कर रहे होगे, साइलेंटली अपने बैटल्स लड़ रहे होगे, जो कि हर कोई करता है।
एंड यू विल गेट थ्रू इट। आई होप तुम्हारे लिए चीज़ें सब अच्छी हों, और एंड आई होप एंड आई गॉड ब्लेस यू कि तुम्हारे यहाँ की लाइफ में सब अच्छा चले। ठीक है, तो चलें बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे। सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, 100 से 1000 के बीच में चलने वाले 5 के मल्टीपल है। ठीक है, तो डी की वैल्यू है 5। सेम टाइप का क्वेश्चन है। कैसे? अब मुझे पता है ए की वैल्यू, मुझे पता है ए एन की वैल्यू, मुझे एन चाहिए, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 1000, ए की वैल्यू 100 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 5। 100 इधर आगे माइनस होगा तो 900 हो जाएगा, और ये बनेगा एन माइनस वन इंटू 5। 5 से डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड, दोनों साइड डिवाइड कर दो, चाहे उसको इधर ले आओ, बात एक ही है। तो ये बनेगा 180 इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन की वैल्यू 181। क्या है, सही कर रहे हैं हम? लेट मी चेक। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो तो देख लेना यार एक बार, बाकी सही है। 181, एन की वैल्यू 181, तो एस एन क्या होगा? एन बाई टू, दैट इज 181 बाई टू इंटू ए प्लस एल 100 प्लस 1000, ये बनेगा 181 बाई टू इंटू 1100। 1100 टू इसको 1100 कट करेगा 550 पर, तो आंसर आएगा 550 मल्टीप्लाई 181। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक तो पता नहीं क्यों यार, मैं हर बार यही होता है, मैं पढ़ाने बैठता हूँ या खुद पढ़ने बैठता हूँ या कुछ भी और कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, या तो पड़ोसी के कुत्ते पागल हो जाते हैं या पड़ोसी के बच्चे रोने लग जाते हैं, और मैं पूरा दिन अगर कुछ नहीं कर रहा ना, बच्चे चिल होकर मजे से नाच रहे होंगे, कुत्ते सो रहे होंगे। जैसे ही अब मुझे पढ़ाना है, मुझे काम करना है, कोई वीडियो बनानी है, खुद कुछ काम करना है, अब पड़ोसियों के बच्चे रो रहे हैं, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रोते हैं गली में बैठ के, लाइक अरे तुम उन्हें अंदर बिठा लो यार। मैं छोटा होता, मैं रो रहा होता ना, देख रैपटे रैपटे आते थे, इधर भी सूझ जाता था, इधर भी बंदा रोने पे भी पिटाई हो जाती थी, तो कहाँ जाके रोए। यहाँ देखो खुले में रो रहे हैं यार, ये अलग ही ज़िंदगी जी रहे हैं हमसे। कुत्ते हैं वो भौंकने लग जाते हैं, और कल यही हो रहा था, अब आज बच्चे रो रहे हैं। बहुत बहुत दुख है बे। एक एपी में पीएथ टर्म क्यू है, 1/q है, क्यूएथ टर्म 1/p है। हमें प्रूव करना है कि जो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स है वो ये होगा। सिंपल क्वेश्चन, चुटके में हो जाएगा, और कहोगे इससे बढ़िया क्वेश्चन और हो नहीं सकता। देखो, पीएथ टर्म एपी की ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, वो क्या है? 1/q है। और क्यूएथ टर्म क्या है? ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दैट इज 1/p। हमें बताना है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और डी सॉल्व करना। ठीक है, ए और डी सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। कौन सी टर्म? ये वाली, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। ये टर्म है ना, मैं इसको माइनस करता हूँ। माइनस करने से ए और ए तो गया, मेरे पास क्या टर्म बनी, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पी डी माइनस डी, और माइनस करना है क्यू डी प्लस डी, मतलब इस टर्म को मैंने माइनस कर दिया। इधर क्या बना? 1/q माइनस 1/p। डी से डी गया, डी कॉमन लेता हूँ, अगर इसमें से आएगा p माइनस क्यू, और इधर इधर अगर मैं एलसीएम लूँ बनेगा p माइनस क्यू बाय पी क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू गया, तो d की वैल्यू आ गई 1/pq। d की वैल्यू 1/pq आ गई, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस जगह पर। ये बनेगा, थोड़ा इधर करें, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू 1/pq इज इक्वल टू 1/p। a की वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, अभी एक ही नहीं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। a प्लस क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, q इंटू 1/pq, माइनस वन को pq से करते हैं, माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/p। तो a प्लस q की वैल्यू, q से q गया, 1/p आ गया, इज इक्वल टू अच्छा इक्वल टू नहीं है, ठीक है, ये था माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/p। 1/p से 1/p गया, a की वैल्यू क्या आई? माइनस 1/pq, उधर चला गया, बन गया 1/pq। a और d की वैल्यू तो सेम आ गई। अब क्योंकि a और d की वैल्यू सेम आ चुकी है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए सम निकालना है, किसका? pq का। तो हम spq चाहिए,
वो क्या होगा, पी क्यू बाई टू, फॉर्मूला होता है एन बाई टू, तो है पी क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पी क्यू माइनस वन इंटू डी। अब मेरे पास थोड़ा छोटा कर दे क्योंकि यहाँ पर मेरा कैमरा आ रहा होगा, डी की वैल्यू वन बाई पी क्यू और ए की वैल्यू वन बाई पी क्यू, ये पुट कर देते हैं, ये बनेगा पी क्यू बाई टू अंदर टू ए, तो टू बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस वन, डी की वैल्यू वन बाय पी क्यू। आंसर ये बनेगा पी क्यू बाय टू अंदर टू बाय पी क्यू प्लस पी क्यू को वन बाय पी क्यू से करेंगे तो वन, माइनस वन को वन बाय पी क्यू से करेंगे माइनस वन बाय पी क्यू। थोड़ा सा इरेज कर दूं यार, थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब ध्यान से देखना, टू बाई पी क्यू और वन बाई पी क्यू एक करके क्या बनेगा, वन बाई पी क्यू, तो हमारा आंसर था पी क्यू बाई टू अंदर बचा वन बाई पी क्यू प्लस वन। एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लेने के बाद ये टर्म बनेगी पी क्यू बाई टू अंदर वन प्लस पी क्यू बाय पी क्यू, इस पी क्यू से पी क्यू गया, हमारा आंसर था वो बनेगा पी क्यू प्लस वन बाय टू। आंसर चेक करें, आंसर हमारा वही आ रहा है, वन बाय टू पी क्यू प्लस वन, और ये भी हमारा वही आया। देखो करा क्या इसमें, करा क्या, हमें दे रखा था पी एथ टर्म क्यू थी, पी एथ टर्म क्यू थी, क्यू एथ टर्म पी थी, तो वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी भी वन बाई पी। मैंने इस एक में दूसरी टर्म माइनस कर दी, माइनस करने के बाद कुछ सिंप्लीफाई करके मेरी डी की वैल्यू आ गई वन बाई पी क्यू, मैंने यहाँ पर इस जगह पुट करी, यहाँ पर पुट करने के बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो मेरे ए की वैल्यू वन बाई पी क्यू आ गई, दोनों वन बाई पी क्यू आ गई। मुझे क्या था, सम निकालना है एस पी क्यू, वो क्या था, एस पी क्यू आएगा पी क्यू बाई टू यानी एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह पी क्यू माइनस वन इंटू डी, ए और डी की वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई करा, मेरा टू बाई पी क्यू और वन बाई पी क्यू, टू बाई पी क्यू में से वन बाई पी क्यू गया तो वन बाई पी क्यू, एल्सियम ले लिया, पी क्यू प्लस वन ऊपर आ गया, पी क्यू और नीचे पी क्यू कैंसिल आउट हो गए, टू नीचे आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान, कोई ऐसे लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं इन भाई साहब को, हट जाओ बेटे, इधर मत आओ बेटे। अच्छा, ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन बाय ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ये अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच का। ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाय टू, उसकी वैल्यू दे रखी है ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन बाय ए की एन माइनस वन प्लस बी की एन माइनस वन, ऐसा दे रखा है। हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू बी की पावर एन माइनस वन, पावर थोड़ी गलत लिख दी, पावर में एन माइनस वन, और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, टू इंटू ए की पावर एन प्लस टू इंटू बी की पावर एन। अब ए इंटू ए की पावर एन, ए की पावर वन और ए की पावर एन माइनस वन, बेस सेम पावर है, तो ये हो जाएगा ए की पावर एन, वन और माइनस वन यहाँ से कट जाएंगे। अच्छा, ये बनेगा बी इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन, और ये बनेगा अगेन बी की पावर वन एन बी की पावर एन माइनस वन, ऐड करेंगे बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, वन प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू एन, तो ये बनेगा बी की पावर एन इज इक्वल टू टू ए की पावर एन प्लस टू बी की पावर एन। अब क्या करेंगे, ए की पावर एन यहाँ है, इधर टू ए की पावर एन है, तो ये वाली टर्म उधर जाकर माइनस हो जाएगी ए की पावर एन, सिमिलरली ये बी की पावर एन भी इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो यहां से ये टर्म्स गायब हो गई। टर्म्स हैं वो बनी हुई हैं, ये एरोस लगा देते हैं, b इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन, स्पेस और बना देते हैं, ज़्यादा ही नीचे चला गया बेचारा, इक्वल टू ये टू ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, तो वन ए की पावर एन प्लस वन बी की पावर एन। अब यहां से क्या करते हैं,
इसको लिख देते हैं b इंटू ए की पावर n बाय ए प्लस ए इंटू बी की पावर n माइनस वन, ना n माइनस वन नहीं, पावर तो हम एक नीचे लेकर आ रहे हैं ना, बाय बी इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस बी की पावर n। क्या करते हैं इसको, a की पावर n वाला एक साइड ले आ लेते हैं, मतलब ये b बाय ए इंटू ए की पावर n माइनस ए एन, मतलब ये वाली टर्म मैंने इधर ले आया और ये वाली टर्म मैं उधर ले जाऊंगा, तो b की पावर n माइनस ए बाय बी इंटू बी की पावर n। मैंने ऐसा क्यों करा, मैं चाहता हूँ a की पावर अलग हो जाए, b की पावर अलग, ताकि कॉमन आ जाए। तो अगर a की पावर n कॉमन लूँगा बनेगा b बाय ए माइनस वन, और इधर से b की पावर n कॉमन लूँगा वन माइनस ए बाय बी। एलसीएम ले लो, बनेगा a की पावर n b माइनस ए बाय, इधर बनेगा b की पावर n a माइनस बी बाय बी। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, ना 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 बेटे, ये कैसे लिख दिया बेटे, ये तो b माइनस ए होगा बेटे। अब ये b माइनस ए कट गया, कटा, क्या बना इधर, a की पावर n बाय ए इज इक्वल टू बी की पावर n बाय बी। ये बना a की पावर n माइनस वन, इधर बना b की पावर n माइनस वन। अब b की पावर n माइनस वन को मैं कहूँ नीचे आ जाओ, नीचे आने पर ये बनेगा, यहाँ लिख देते हैं a की पावर n माइनस वन बाई बी की पावर n माइनस वन, इधर वन। तो यहाँ से हम ये चीज़ और लिख सकते हैं, a बाई बी की पावर n माइनस वन, इधर लिख दें a बाई बी की पावर ज़ीरो। किसी की भी पावर ज़ीरो वन होती है, तो मैंने वन को इससे रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर a बाई बी की पावर n माइनस वन इकट्ठी कर दी। ये a बाई बी की पावर कुछ, इधर a बाई बी की पावर कुछ, तो वो इक्वेट हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा कि ये इसके इक्वल है, यानी n माइनस वन जीरो के इक्वल है, दैट इज n की वैल्यू वन। आसान, सिंपल, वेरी वेरी इजी। देखो हम कर रहे हैं तो आसान ही होगा, है ना। नेक्स्ट, सम दे रखे पी क्यू और आर टर्म्स का, एक एपी का, जो कि है ए बी सी। पी क्यू आर टर्म्स का सम है ए बी सी। अब क्योंकि यहाँ पर ए बी सी दे दिया तो मैं अंदर जो यूज करूँगा ना वो कैपिटल्स में यूज कर लूँगा। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स, एपी का वो दे दिया। सम ऑफ पी टर्म, एस पी क्या होगा, पी बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब एस क्यू दे रखा है, सम ऑफ क्यू टर्म्स हो क्या होगा, क्यू बाय टू इंटू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, जिसकी वैल्यू है बी। सिमिलरली एस आर है ना, वो क्या होगा, आर बाय टू इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, जिसकी वैल्यू है सी। अब क्या करना है हमने, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, इस टू को, इस टू और पी को उस साइड ले जाता हूं, तो ये बनेगा टू इधर आ जाएगा और ये पी नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से पी तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा, टू ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली ये क्यू यहाँ इसके नीचे में आ जाएगा और ये वाला टू यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आर यहाँ नीचे आ जाएगा और ये टू ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ें गायब हो जाएंगी। बताओ एग्री करते हो। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। मुझे a बाई पी के साथ q माइनस आर चाहिए, तो a बाई पी के साथ मैं क्या करूंगा, टू माइनस क्यू माइनस आर चाहिए, तो मैं इधर भी q माइनस आर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी q माइनस आर मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे b बाई क्यू के साथ r माइनस पी चाहिए, तो यहाँ भी r माइनस पी कर दूंगा, यहाँ भी r माइनस पी कर दूंगा। और c बाई आर के साथ p माइनस क्यू चाहिए, तो यहाँ पर p माइनस क्यू और यहाँ भी p माइनस क्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक तो इसकी वैल्यू चाहिए, एक इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब मैं इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे मल्टीप्लाई करूँगा देखना, इस पूरी टर्म को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लिखते हैं, टू ए क्यू माइनस टू ए आर, टू ए को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद पी माइनस वन डी को, पी माइनस वन डी को लिख दें पी डी माइनस डी, पी डी माइनस डी को क्यू माइनस आर से करना है। पी डी को जब यहाँ लिख ही देता हूँ मैं दोबारा से, ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा सिंप्लीफाई जाए, पी डी माइनस डी को क्यू माइनस आर से करना है।
तो मेरी जो वैल्यू बनेगी वो क्या थी, 2AQ माइनस 2AR प्लस PD को Q से करें, PD को Q से करूँगा तो PDQ माइनस D को Q से करूँगा माइनस DQ, PD को R से करेंगे माइनस R से तो माइनस PDR और माइनस D और माइनस R करेंगे प्लस RD आई टर्म्स। अब मैं सिमिलरली इधर वाली टर्म्स को करूँगा, इधर वाली टर्म्स कैसे, 2A को R से करूँगा 2AR, 2A को माइनस P से करूँगा माइनस 2AP। सिमिलरली ये Q माइनस 1D QD माइनस 1 नहीं QD माइनस D, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा अगेन, ये बनेगा R माइनस P मल्टीप्लाई बाय QD माइनस D। तो मेरी ये जो टर्म बनेगी ये क्या बनेगी, 2AR प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस 2AP प्लस R को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, QD से, तो QRD माइनस P को QD से करूंगा माइनस PQD, R को माइनस D से करूंगा माइनस RD और माइनस P को D से करूंगा तो प्लस का PD। देखो मैंने ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई। सिमिलरली थर्ड वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है थर्ड टर्म, थर्ड वाले को ना नीचे ही लिखने की कोशिश करते हैं एक बार के लिए। ये क्या बनेगा, P को 2A से 2AP माइनस Q इंटू 2A माइनस 2AQ, ये टर्म है, ये बनेगा RD माइनस D, तो RD माइनस D को मल्टीप्लाई करना है P माइनस Q से, ये बनेगा 2AP माइनस 2AQ प्लस RD को P से करो RDP, RD को माइनस Q से करो माइनस RDQ। सिमिलरली माइनस D को P से करो माइनस PD, माइनस D को Q से करो प्लस का DQ। अब तुम एक चीज देखो, अब ना हमने क्या करा, हमने हाईलाइट करके दिखाता हूं, इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी निकाल दी और इसकी निकाल दी, एक वैल्यू बनी ये, एक वैल्यू बनी ये और एक वैल्यू बनी ये। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, देखो हमें ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, बी बाई पी क्यू इंटू आर माइनस पी, सी बाई आर पी माइनस क्यू, मतलब हमें इन लेफ्ट वालों को ऐड करना है और राइट वाले को भी ऐड करना है, मतलब लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे, राइट वाले राइट में ऐड होंगे। तो जब लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे तो ये बनेगा, यहां लिखते हैं 2A बाई पी क्यू माइनस आर, ठीक है, लेफ्ट वाले को मैं यहाँ इकट्ठे लिख रहा हूँ 2B बाई क्यू आर माइनस पी प्लस 2C बाय आर इंटू पी माइनस क्यू। और जो राइट हैंड साइड वाले हैं, राइट हैंड साइड वाले कौन कौन से जो मैंने हाईलाइट किए हुए, अब देखो 2AQ ये रहा और माइनस 2AQ ये रहा, कट गया, 2AP ये रहा और माइनस 2AP ये रहा, कट गया, माइनस 2AR ये रहा और 2AR प्लस का ये रहा, कट रही है टर्म्स, PDQ ये रहा और PQD ये रहा नेगेटिव का, QRD ये रहा, RDQ ये रहा, देखो सारी टर्म्स कट रही है, माइनस PD प्लस PD माइनस RD प्लस RD माइनस DQ प्लस DQ प्लस RDP माइनस RDP, सारी टर्म्स कट गई। आंसर क्या आया, बाबा जी का ठुल्लू, 0। बट हमें क्या चाहिए था, A बाई पी चाहिए था, 2 नहीं चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, पूरी टर्म में 2 निकाल देंगे, क्योंकि वैसे भी इक्वेट कर रहे हैं 0 के, तो 2 निकल भी जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। देखो क्वेश्चन आसान है पर लेंथी है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम्हें एकदम से हो जाए, क्वेश्चन में चीजें काफी है, मल्टीप्लाई करना है, ये सब काफी है, वरना क्वेश्चन आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 और 31 के बीच में ना हमने m नंबर्स इंसर्ट कर दिए, एक ये 1, एक 31 था लास्ट, बीच में हमने m नंबर्स डाल दिए, उसको इस तरह इंसर्ट कर दिया कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ना वो एक AP बन गई, ठीक है, रिजल्टिंग सीक्वेंस एक AP बन गई, और जो रेशियो है 7th और m माइनस 1th टर्म की वो है 5:9, तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो हमने m नंबर्स को इंसर्ट कर दिया इनके बीच में,
कि जो रिजल्टेंट एपी बना, रिजल्टेंट जो सीक्वेंस है वो एक एपी बन गई, और रेशो बतानी है किसकी, 7th और m-1th टर्म की, वो दे रखी है 5:9 है। अब सिंपल सी बात है, 7th टर्म A7 क्या होगा, A+6D, और रेशो किसके साथ है इसकी, m-1th टर्म के साथ, यानी AM-1, वो क्या होगा, लिख लेते हैं, सही से लिख लेते हैं, हमें इसकी इसका रेशो चाहिए थी, ये तो A+6D लिख दिया, AM-1 को क्या लिखेंगे, A+M-2 इंटू डी, ये लिखेंगे। अच्छा आगे क्या रेशो दे रखी है, 5/9। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, लेफ्ट हैंड साइड वाले को, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 पुट कर दें, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये बनेगा 1+6D ओवर 1+M-2 इंटू डी। जहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बनेगा 5+5MD माइनस 10D, मतलब मैंने 5 को इससे करा और इनसे करा, और दूसरी साइड क्या टर्म आएगी, 9 को 1 से करेंगे 9 प्लस 9 को 6D से करेंगे 54D, ये बनेगा, यहाँ से ये 5 उधर से माइनस होगा, ये 4 बच जाएगा, 4 + 54D इज इक्वल टू 5MD माइनस 10D, ये 10D तो उधर जाकर ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 4 + 64D जिसकी वैल्यू है 5MD। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है, 4 + 64D की वैल्यू है 5MD। अब मुझे क्या दे रखा था, पहली टर्म 1 थी, an था 31, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये नहीं पता, हाँ तो यहां से मैं फॉर्मूला लगाता हूँ टर्म्स। चलो सबसे पहले एक चीज देखो, अगर मेरे पास एपी की पहली टर्म 1 है, बीच में m टर्म्स हैं और लास्ट टर्म 31 है, तो मेरे पास टोटल टर्म्स कितनी हुई, एक m तो सारी इतनी सारी m है, और एक पहली और आखिरी, तो टोटल सारी कितनी हुई, m+2 टर्म्स हुई। बताओ हुई नहीं हुई, m+2 नहीं हुई, m ये थी एक पहले और एक बाद में, तो m+2 टर्म्स हुई। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, an नहीं कहेंगे यहाँ पर, हम बस कहेंगे लास्ट टर्म, l लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि n वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो लास्ट में होता है l इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, l क्या था 31, a क्या है 1। अब क्योंकि यहाँ पर टोटल टर्म्स कितनी है m+2, तो m+2 - 1 इंटू डी। सोच कर देखो ना, टोटल टर्म्स तो m+1 m+2 थी, तो m+2 आ गया, 1 उधर जाकर माइनस होगा, तो ये बनेगा 30 इज इक्वल टू m+1 इंटू डी, जहाँ से हम कह सकते हैं और d इज इक्वल टू 30 ओवर m+1, d की वैल्यू 30/m+1 आ गई। मतलब मैं इस d की वैल्यू, जो ये वाला हमारे पास d था 30 ओवर m+1, मैं उसको पुट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर, यहाँ पुट कर सकता हूँ, पुट कर देते हैं। चलो यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा 5MD माइनस 64D इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, डी की वैल्यू 1 बाय नहीं, डी की वैल्यू थी 30 ओवर m+1, 30 ओवर m+1 ये थी ना, इसको पुट कर देता हूँ, ये बनेगा 5m ओवर m+1 इंटू 30 माइनस 64/m+1 इंटू 30 इज इक्वल टू 4। ये ऊपर टर्म बनेगी 150m ओवर m+1 माइनस 64 इंटू 3, 64 को 3 से करेंगे, 60 को 3 से 180 और 12 1920/m+1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, m+1 से पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा 150m, पूरी टर्म को ना m+1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कट गया, इधर बना -1920 और इधर बना 4m+4, इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब 4m तो इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 150m में से जब 4m माइनस होगा और -1920 इधर आकर प्लस होगा, ये बनेगा 4 + 1920, इधर बना 1924, इधर बना 146, m की वैल्यू जो है ना वो आई 1924/146। अब इसको कट करना,
कट करने पर ये वैल्यू आएगी कुछ 13 पॉइंट, एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट निकालते हैं। 1924 को डिवाइड करना है 146 से, 2 से जाएगा ये 73 पर, और 2 से जाएगा ये 9 से 18 962 पर। आगे नहीं कटता, तो 73 से 962, 13 पर तो जाता हुआ दिख रहा था, तो ये करते हैं 1 पर जाएगा 73, ये बनेगा 23 232, 3 पर जाएगा ये 221 210 और 9 219 बनेगा, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 1 13 130 13.1 13.1, तो m की वैल्यू आ जाएगी 13.1। ठीक है, 13.1 m की वैल्यू आएगी। और अगर हम यहाँ से नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं ना, एक सेकंड क्वेश्चन पढ़ें। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर आ रही है वैल्यू 13.1 आ गई, तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है वो तो है 13। और हम इसको ना वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में। क्या हो सकता है, या तो देखो हम इसको राउंड ऑफ, बड़े नंबर पे राउंड ऑफ करें, या तो हम इसको छोटे नंबर पे राउंड ऑफ करें 13, या फिर पुट करें 14 कि बड़े नंबर पे राउंड ऑफ कर दिया कि जो नंबर है वो 13 से तो ऊपर हो गया तो अगला नंबर ले लो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ना यहाँ इसको और इसको पुट कर सकते हैं। एपी हम क्या चेक करना चाहते हैं कि एपी बनती है या नहीं बनती, तो हम क्या करते हैं, इसको ना यहाँ पुट करके देखते हैं। जो डी की वैल्यू थी, डी की वैल्यू क्या थी 30/m+1, यहाँ पर m को 13 पुट करते हैं और m को 14 पुट करते हैं, दो वैल्यूज निकालते हैं, एक बनेगी 30/14 और एक बनेगी 30/15। इससे तो आ गया डी की वैल्यू 2 और इससे आ जाएगी अगेन 2 पॉइंट समथिंग। और जो जितना वैसे तो हो तो वो भी सकता है, बट जो ज़्यादा एक्यूरेट बन रहा है, देखो जो ज़्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज बन रही है डी की वैल्यू, जो नेचुरल नंबर्स में बन रही है, वो कौन सी बन रही है, 2 के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो हम राउंड ऑफ करेंगे वो कौन सी वैल्यू पे जाएंगे, 14 पर, इसीलिए आंसर 14 आएगा। समझ गए होगे? दोबारा देख लो एक बार इसको। क्या करा, ए एम और 31 था, टोटल टर्म्स थी m+2, इनकी रेशो लगा दी, रेशो लगा के हमने सॉल्व करा तो हमारा एक रिलेशन बना। कैसा रिलेशन, 5md इज इक्वल टू 4 + 64d। उधर से मैंने एक ए एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, l इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू थी m+2, पुट करा, डी आया 30 इज इक्वल टू m+1 इंटू डी, डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ से हमारी m की वैल्यू आई, जो कि आई या तो 13 से ऊपर जा रहा है, या तो 14 ले सकते हैं या 13 ले सकते हैं। तो हमने दोनों पुट करके देखा, दोनों पुट जब हमने करी तो डी की वैल्यू जो बेटर आई वो किस पर आई, इस पर आई 14 पर, तो m की वैल्यू 14। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस दे रखा है दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के एक पॉलीगन का, वो दे रखा है 5 डिग्री, यानी कॉमन डिफरेंस डी है 5। स्मॉलेस्ट एंगल है 120, स्मॉलेस्ट एंगल दे रखा है, यानी ए की वैल्यू 120। नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन की। नंबर ऑफ साइड देखो, पॉलीगन का जो सम ऑफ एंगल्स होता है ना, सम ऑफ एंगल्स होता है पॉलीगन का, वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, -2 इंटू 180 डिग्री। हम क्या करते हैं, इनका वैसे सम ले लेते हैं और इसका सम दोनों को इक्वेट कर देंगे। उसका SN क्या निकल के आएगा, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ से पुट कर दो n/2 एज इट इज, 2 इंटू ए की वैल्यू 120, 120 इंटू 2 240 प्लस n-1 इंटू 5, ये बनेगा n/2 इंटू 240 प्लस 5n-5। अब ये 240 को -5 हो जाएगा, ये बनेगा 235 प्लस 5n इंटू n-2, ये टर्म्स बनी। इसको ना इरेज कर देते हैं राइट हैंड साइड वाले को, क्योंकि अब हमारे काम का नहीं है।
ऐसे नहीं हो रहा सारा सिलेक्ट होकर। अब देखो, एक तरफ से तो एस एन की वैल्यू आ गई थी, ये एक तरफ से एस एन है, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये था एन माइनस टू इंटू 180, 180 डिग्री, मतलब वही एंगल था जो भी। और इधर था एन बाई टू इंटू 235 प्लस 5n। अब ये टू उधर चला जाएगा, टू उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एन माइनस टू इंटू 360 इक्वल्स टू एन इंटू 235 प्लस 5n। मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा 235n प्लस 5n स्क्वायर, इधर बनेगा 360n माइनस 720। इसको थोड़ा सोल्व करें, बनेगा 5n स्क्वायर माइनस 360n प्लस 235n प्लस 720 इक्वल्स टू 0। ये माइनस 720 इधर आकर प्लस हो गया, 360n माइनस हो गया, तो ये बनेगा 5n स्क्वायर माइनस 360 में से 235 गए, तो ये बनेगा 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। देखो ये ना एक क्वाड्रेटिक बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यूज है ना, मुझे थोड़ा याद है क्योंकि मैंने क्वेश्चन कई बार किया। इसकी वैल्यू आएगी एन की वैल्यू 9 और एक आएगी 16। अब सोचो, एक टोटल वो है, एक उसकी 16 साइड्स होना तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 16 साइड्स हैं और उसका मिनिमम जो एंगल है सबसे छोटा भी 120 है, तो वो तो काफ़ी ही बहुत बड़ी वो बन जाएगी। तो इसीलिए जो एन की वैल्यू है ना, वो 9 ले लेंगे हम। मैं ही नहीं कह रहा ये गलत है, ये भी सही है, बट वो बहुत ज़्यादा फिगर बन जाएगी, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वैल्यू 9 रहेगी, है वो भी ठीक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आ गया जीपी के क्वेश्चंस आ गए। जीपी के क्वेश्चन क्या कहते हैं, 10th टर्म फाइंड करनी है इसकी। देखो इसकी ए की वैल्यू 5, अगली कौन सी होती है जीपी में, पहली होती है ए, फिर ए आर, अगला ए आर स्क्वायर, ये टर्म्स होती हैं, ठीक है। इसकी ये क्या हो रहा है, तो यहां से देखें अगर हम, तो ए की वैल्यू तो बन रही है 5, ए आर की वैल्यू आ रही है 25, ए आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 125, तो मुझे दिख रहा है कि आर की वैल्यू ना 5 है, 5 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो मुझे फाइंड करना है 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या होता है, ए 10, दैट इज ए आर की पावर 9। ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू भी 5 है, 5 की पावर 9, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 10। ये हो जाएगा तुम्हारा ए 10th टर्म। और ए nth टर्म, ए एन होता है ए आर की पावर n माइनस 1, ये बनेगा क्योंकि ए की पावर, ए वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू भी 5 है, इंटू 5 की पावर 10 माइनस 1, दैट विल बी 9। तो ये बन जाएगा 5 की पावर 10। नहीं 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 नहीं, हमने तो n में रखना है ना, हमने इसको नंबर में नहीं रखना। ये रहा पेन। तो ये बनेगा, आर की वैल्यू 5 थी तो 5 की पावर n माइनस 1, तो 5 इंटू 5 की पावर 1 और 5 की पावर n माइनस 1, ये बन जाएगा 5 की पावर n। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पूछा जीपी की कौन सी टर्म ये है, कौन सी टर्म ये है। तो जीपी की जो जनरल टर्म होती है, जो ए एन होता है, वो होता है ए आर उसकी पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां से जीपी को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर क्या हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 2 8 32। देखो कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, बार बार 4 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 2 पुट कर दो, ये बनेगा। और लास्ट टर्म ए एन दे रखी है 131072, ये दे रखा है। ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 4, 4 की पावर n माइनस 1, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड होने के बाद ये टर्म बनेगी 131072 बाय 2 इक्वल्स टू 4 की पावर n माइनस 1, चेक कर ले। हाँ ठीक है, जब हम इसको 2 पे कट करेंगे ये बन जाएगा कुछ 65536, 65536, कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। 65536 और ये होता है 4 रेज टू पावर n माइनस 1 है ना, तो हम इसको 4 की पावर्स में लिख देते हैं। ये 4 की पावर्स में बनेगा 4 की पावर
लगभग 10 बन जाएगा, और 4 की पावर n माइनस वन ना, ये बनेगा 8, 4 की 4 और 4 की 4 8। तो अब यहाँ से कंपेयर कर लें, बेस से में पावर्स भी सेम हो जाएंगी, 8 इज इक्वल टू n माइनस वन, तो n की वैल्यू 9, ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा सोल्यूशन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जीपी दी है जिसकी थर्ड टर्म 24 है। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, ए आर स्क्वायर 24 है। सिक्स टर्म दी है 192, सिक्स टर्म का मतलब है ए आर 5 जिसकी वैल्यू है 192। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पर क्या होगा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर 5 जाएगा तो बनेगा 1/r3 बचेगा, और बनेगा 24/192। 24 को जब हम इस पे करते हैं, ये 4 पर होता है 96 और 8 पर होता है, तो 1/r³ की वैल्यू 1/8, तो 8 इज इक्वल टू r³ और r की वैल्यू यहाँ से आएगी 2। अब r2 आ चुका है, तो यहाँ से ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 में a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा a इंटू 4 इज इक्वल टू 24, दैट इज a की वैल्यू 6, a6 r2 टेंथ टर्म होती है ए आर 9, तो a की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2, 2 की पावर 9। इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा ये वाला आंसर आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। ये सीरीज दे रखी है, अच्छा ये सीरीज है और उसका सम निकालना है ना हमने, तो एस एन भी निकालना है और एस 5 भी निकालना है। तो ये एस एन क्या होता है, इन जनरल एस एन होता है, देखो पहले ना यहाँ पर पहचानो 1, 2/3 और 4/9। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू देखो क्या क्या हो रहा है, 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर की वैल्यू ये है, बट ये 1 से कम है। जब 1 से कम होता है तो एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू पावर एन बाय 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला होता है कब, जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अब S5 में क्या होगा, ये बनेगा ए 1 माइनस आर की पावर 5 बाय 1 माइनस आर। यहाँ से r की वैल्यू 2/3 है, पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस 2/3, 2/3 की पावर 5, और नीचे 2/3, 1 माइनस 2/3, और ये क्या बनेगा, 1 तो एज इट इज हट जाएगा, 1 माइनस 2 की पावर 5/3 की पावर 5 ओवर 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3, 1/3, और ऊपर जाकर हो जाएगा वो 3। तो ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर दिया और ये जो बना 1/3 बना, ये 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन। आसान आसान चीजें कर रहे हैं, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। हाँ पेपर में ये क्वेश्चन आता होता है, अरे ये क्वेश्चन तब भी आता है जब मैं पढ़ता था, उस टाइम भी आता था। ठीक है, करते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है, कोई सिंपल। देखो इसमें क्या है, 7, 77, 777, क्वाड 7, ये सारा है। तो इसमें से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बनेगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। बताओ यही बचेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस क्वाड 9। मैं 4 9 को क्वाड 9 बोल देता हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हारी चॉइस है। 7/9 बाहर, अंदर ही क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 10 माइनस 1 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 10 का क्यूब माइनस 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 इज 99, 10 का क्यूब 1000, 1000 माइनस 1 है 999, प्लस चलता जाएगा ये। तो एक तरह से हम देखेंगे 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 की पावर 4, ये सब चलता जा रहा है, इनका सम है। और एक क्या है माइनस में, -1 -1 -1, कितने हैं, n टर्म्स तक है, तो -1 इंटू n, यही टर्म्स चल रही हैं, 7/9 बाहर। ठीक है, अब यहां से पहचानो ये क्या है, जीपी है जिसमें 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी में आर की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू यहाँ पर 10 है, आर की वैल्यू यहाँ 10 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम निकालना है ना हमने, हम यहाँ पर इसका सम निकालते हैं। यहाँ आर की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 10 है, तो क्या बनेगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1, जिसकी वैल्यू होती है सॉरी, a की वैल्यू 10, r की वैल्यू 10, 10 की पावर n माइनस 1 बाय 10 माइनस 1 होता है 9। ये जो वैल्यू आई है ना मेरी, ये किस पोर्शन की वैल्यू आई है ये पता होना चाहिए। ये जो मेरी वैल्यू आई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से की वैल्यू आई है, इस हिस्से की वैल्यू ये आई है। मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और आगे सब
कंटिन्यू करते हैं, बनेगा 7/9, अंदर इसकी वैल्यू आएगी 10, 10 की पावर n-1/10 माइनस, ये तो n था माइनस n, और ये 10 - 1 था दैट इज 9, तो यहां पर बन जाएगा नीचे 9। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल, काफ़ी सिंपल। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, हमने सिंपल इसको पहले 7 कॉमन ले लेना था, फिर 9 से डिवाइड करा, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा, ताकि हम इसको इस फॉर्म में बनाए, 10 - 1, 10² - 1, 10³ - 1, 10 वाले को एक साथ ले लिया, और -1 1 -1 -1 -1 कितने थे, n टाइम्स तक। तो हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला लगा दिया, a × r⁻n-1, फॉर्मूला में a और r की वैल्यू पुट कर दी, और बाकी टर्म्स एज इट इज लिख दी। ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बंदे के 2 पेरेंट्स हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ऐसे ही चलता जाएगा। हमें बताना है कितने नंबर ऑफ एंसेस्टर्स होंगे ड्यूरिंग 10 जनरेशंस। ठीक है, 10 जनरेशन। 10 का मतलब क्या होता है, AR9, यानी हमें A10 की वैल्यू चाहिए, GP है 2 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो A की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू भी 2 है, हमें AR9 निकालना है। A की वैल्यू 2, R की वैल्यू 2, 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर इसको लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 5 होता है 32, तो 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 शायद होता है 1024, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देख लेना मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, मल्टीप्लीकेशन देख लेना, शायद ये होती है। नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखे हैं दो नंबर्स के बीच में। क्या ए बी और बी दो नंबर्स हैं, उनके बीच में 10 दे रखा है और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 8। अगर ए एम है, ए और बी के बीच में, वो होता है a+b/2 जिसकी वैल्यू है 10, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √AB दो नंबर्स के बीच में जिसकी वैल्यू है 8। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 64, और यहाँ से a+b की वैल्यू आ जाएगी 20। हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर ये बनेगा a+b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो a+b की वैल्यू थी 20, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 400 इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ab की वैल्यू 64 यहाँ पुट कर देंगे, ये बनेगा 128। तो a² + b² की वैल्यू आ जाएगी 400 - 128 दैट इज 272। a² + b² की वैल्यू आ गई 272। मैं यहाँ से a - b का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। a - b का स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। a² + b² की वैल्यू 272 माइनस 2ab, 2 इंटू ab वाला क्या होगा 64 दैट इज -128। 272 - 128 कितना बनेगा, आई थिंक 144। तो a - b के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144। तो यहाँ से a - b की वैल्यू आ गई 12, और a + b की वैल्यू हमें पता थी 20, पता थी, ये देखो यहाँ थी। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ मैं, इस वाले को 272 - 112 में से 8 गए 4, 6 में 2 गए 4। ठीक है, अब इन दोनों को ना ऐड कर दो, ऐड करोगे तो बनेगा 2a इज इक्वल टू 32, जिससे a की वैल्यू आएगी 16। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये बनेगा 16 - b इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 16 - 12 दैट इज 4। तो b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 16। ठीक है, मैंने उसका am का फॉर्मूला लगा दिया, gm का फॉर्मूला लगा दिया, ए बी की वैल्यू 64 आ गई, a+b की आ गई, a+b का स्क्वायर ले लिया जिससे a² + b² आया, एक a - b का स्क्वायर लिया जिससे a - b आया, a - b और a+b को हमने सोल्व कर दिया, b की वैल्यू 4 आ गई, a की वैल्यू 16 आ गई। सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन था। एक्स की वैल्यू बतानी है जब ये सारे नंबर जीपी में है। जीपी में क्या होता है, देखो अगर ए बी सी ये जीपी में होते हैं ना, तो b/a की वैल्यू c/b के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिखूंगा, x/-2/7, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आए, -7/2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² इज इक्वल टू -7/2 इंटू -2/7, जो कि कट कर हो जाता है 1, तो x² की वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू +-1। अब +1 पर भी वही रहेगा और -1 पर भी वही रहेगी,
दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू +1 और -1। तभी तो पूछा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, उनको भी पता है दो आने वाली हैं, तभी तो उसने बोला वैल्यूज, वरना वो बोलता वैल्यू। दिमाग यूज करते हैं वो, है नहीं उनमें, बट स्टिल वो ट्राई तो करते हैं यूज करने का। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी इज 39/10। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स एपी की, एक होता है ए, एक होता है ए आर और एक होता है ए आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दे रखी है 39/10, और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 1। प्रोडक्ट क्या होता है, ए इंटू ए आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है 1। इनको करेंगे तो ये बनेगा ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 1। 1 को भी लिख देते हैं, 1 का क्यूब, क्यूब रूट ले लें तो बनेगा ए आर की वैल्यू 1, जिससे कहता हूँ ए की वैल्यू 1/r। अब यहाँ पर 1/r पुट कर दें अगर हम हर जगह, ये बनेगा 1/r प्लस r इंटू 1/r प्लस आर स्क्वायर इंटू 1/r इज इक्वल टू 39/10। r इधर ले जाएं, मतलब पूरे टर्म को r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा r इधर आ गया, r इधर आ गया, r इधर आ गया, r इधर आ गया, ये बनेगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39r/10। ये उधर आकर माइनस होगा, ये बनेगा। अच्छा, और उससे पहले 10 से भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से, इधर भी 10 से। 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर माइनस 39r इक्वल्स टू 0। ये टर्म बनेगी 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना। ये क्या बनेगा, a प्लस, देखो दो रूट्स हैं, अगर a प्लस बी, उसकी वैल्यू क्या होगी -29, और ए बी उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसका और इसका प्रोडक्ट, यानी 100। दो नंबर्स ऐसे चूज करने और भी जिनका सम करे -29 आए, प्रोडक्ट करे तो 100 आए। बताओ, एक -25 और एक -4, ऐड करो -29 मल्टीप्लाई करो 100, तो इक्वेशन थी ये बनेगी 10r स्क्वायर -25r -4r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से r 5r कॉमन अंदर बचेगा, 2r -5 -2 कॉमन लोगे तो बनेगा 2r -5 इक्वल्स टू 0। हमें ये फैक्टर सेम बनाना होता है, तो बनेगा 2r -5 और 5r -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं r की वैल्यू क्या आएगी, 5/2 या फिर 2/5। r की वैल्यू 5/2 या 2/5। तो अगर मैं इफ r इज इक्वल टू 5/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/5, एंड इफ r इज इक्वल टू 2/5, a इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब टर्म्स बतानी है, टर्म्स a पता लग गया, r पता लग गया, तो इसके केस में जीपी अलग बन जाएगी, इसके केस में जीपी थोड़ी अलग बन जाएगी। कर सकते हो, ए आर स्क्वायर कर देना, ठीक है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर फोर्थ टर्म, 10th टर्म और 16th टर्म दे रखे हैं कि एक जीपी की XYZ, फोर्थ टर्म क्या होता है, ए आर क्यूब दैट इज एक्स, 10th टर्म दैट इज ए आर 9 जो कि दे रखी है वाई, और 16th टर्म दैट इज ए आर 15 जिसकी वैल्यू दे रखी है जेड। अब हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड है ना जीपी में, अगर एक्स वाई जेड ये सारे किसमें है, जीपी में, दोबारा लिखते हैं, एक्स वाई जेड जीपी में, अगर ऐसा है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड आना चाहिए, या फिर वाई की वैल्यू आनी चाहिए √XZ, ये हमें आना चाहिए। करते हैं, हम क्या करते हैं, इस वाले को डिवाइड कर देते हैं ए आर क्यूब से, और इस वाले को डिवाइड कर देते हैं ए आर 9 वाले से। मैंने क्या करा, मेरे पास एक ये था, एक ये था, एक ये वाली टर्म थी, मैंने क्या करा, इस वाली टर्म को इससे डिवाइड कर दिया और इस वाली टर्म को इससे डिवाइड कर दिया। अब ये a से a तो कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा r की पावर 9 r की पावर 3 कट के r की पावर 6 बनेगा, जिसकी वैल्यू आएगी y/x। यहाँ पर कट करूँगा तो a से a गया, r की 15/r की 9,
15 में से 9 गए 6, आर की 6 की वैल्यू आ गई z बाय वाई। ये भी आर की 6, ये भी आर की 6, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद y बाय एक्स की वैल्यू z बाय वाई आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, या फिर y इज इक्वल टू रूट एक्स जेड। ये वही आया जो हमें प्रूव करना था, दैट इज हमारा सोल्यूशन है। अगर फर्स्ट और nth टर्म जीपी दे दी ए और बी, फर्स्ट टर्म ए और nth टर्म, अच्छा इसमें भी ना हमें चेंज करना होगा। अब मैं इसमें कहता हूँ फर्स्ट टर्म ए है जो वैल्यू दे रखी है ए, और एक दे रखी है nth टर्म ए आर की पावर n माइनस वन, वो दे रखी है बी, और p दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p दे दिया प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स का प्रोडक्ट दे दिया, मतलब a इंटू ए आर, ये a और r थोड़ा अलग लिखेंगे, कैसे, a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, चलता जाएगा कहाँ तक, ए आर n माइनस वन, एन टर्म्स का सम दे, मतलब प्रोडक्ट दे दिया, और हमें बताना है पी स्क्वायर की वैल्यू ए बी की पावर n है। ओके, अब सोचो क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या बनेगा, ए से ए चला जाएगा, ये बनेगा 1 बाय आर की पावर n माइनस वन, जिसकी वैल्यू आ जाएगी ए बाय बी, या फिर हम कह सकते हैं आर की पावर n माइनस वन की वैल्यू आ जाएगी बी बाय ए, ठीक है। अब यहां से चेक करो, ये इधर बनेगा a कितनी बार आ रहा है, a कितनी बार आ रहा है, a तो आ रहा है n टाइम्स, और r की बात करें, r कितनी बार है, एक, मतलब देखो क्या करेंगे, r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू, चलता जाएगा r की पावर n माइनस वन। यहां से अगर हम देखें तो a की पावर n तो ठीक है, ये r की पावर 1 2 3 4 5, मतलब r के ऊपर सम ऑफ टर्म्स है, सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स, वो क्या होगा, n माइनस वन इंटू एन बाय टू, ठीक है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू होता है, तो n की वैल्यू n माइनस वन और n प्लस वन की वैल्यू n बन जाएगी। देखो बताता हूँ साइड में लिख के, जो सम ऑफ टर्म्स होता है ना, सम ऑफ n टर्म्स, वो होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू। अब यहाँ पर n की जगह मैं क्या पुट करूँगा, n माइनस वन, और n माइनस वन की जगह पुट करूँगा n माइनस वन प्लस वन बाय टू, वन से वन गया तो बना n माइनस वन n और टू, पुट कर दिया। यहाँ से a की पावर n, r की पावर n माइनस वन, और उसके साथ n माइनस टू बाहर लिख देते हैं, पावर्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ये क्या है, ये p की वैल्यू है। अब मैं क्या करूं, यहां से जो r की पावर n माइनस वन है उसकी वैल्यू क्या पुट कर दूं, मेरे पास है b बाय ए, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ b बाय ए की पावर n बाय टू, और a की वैल्यू क्या थी a, तो ये लिख दूंगा स्मॉल a की पावर n इक्वल टू p, ये लिख दिया। अब यहां से देखो ये बनेगा a की पावर n इंटू बी की पावर n, थोड़ा अलग करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, b की पावर n बाय a की पावर n और उस पूरे की पावर वन बाय टू इज इक्वल टू p। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड ना स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पर इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ये तो बन गया p स्क्वायर, और इधर क्या बना, a की 2n इंटू बी की n बाय a की n, ये वाला वन बाय टू गायब हो गया। अब a की 2n ऊपर a की n नीचे, वो क्या बनेगा, कट कर कर a की पावर n आ जाएगा, तो मतलब मेरे p स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, a की n इंटू बी की n, दैट इज ए बी की पावर n, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिक मीन, मतलब उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 6 गुना है उनके ज्योमेट्रिक मीन के। तो सम ऑफ टू नंबर्स, सम ले लिया ए, नंबर एक ले लिया और एक बी ले लिया, उनका सम क्या है, 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन के। शो करने की जो नंबर्स की रेशियो है ना वो ये है। अच्छा, ए प्लस बी की वैल्यू ये दे रखी है, हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर करने पे बनेगा 36ab, और इधर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36ab। यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 34ab। अब मैं यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर कर दूँ, वो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करूंगा 34ab माइनस 2ab, दैट विल बी 32ab। तो मतलब a माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू तो ये आ गई 32ab। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, √32ab। और √32 क्या होता है, 4√2ab। मतलब मेरी a प्लस बी की वैल्यू आ गई √6, नहीं √6 नहीं 6, क्या आई थी 6√ab। और a माइनस बी की वैल्यू क्या आई 4√2। अरे इधर भी रूट आएगा, हाँ इधर भी रूट आएगा, √ab। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे ये खत्म हो जाएगा, बनेगा 2a इज इक्वल टू √ab कॉमन अंदर 6 प्लस 4√2, ये वैल्यू आएगी। और यहाँ से अगर a वैल्यू निकालो 2 से डिवाइड कर दे तो बनेगा √ab और इधर 3 प्लस 2√2, a की वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या करूं, यहां से मेरे पास जो वैल्यूज थी यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दूं, a की वैल्यू है, या फिर ना ही करूं, मैं वापस लिख देता हूँ a प्लस बी की वैल्यू 6√ab और a माइनस बी की वैल्यू 4√2√ab। अब इन दोनों को ना माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये कट, सॉरी a से ये गया, b और b 2b हो गया, और इन दोनों को माइनस कर दो, 6 माइनस 4√2 इंटू √ab। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2√2ab। मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो गया, ये भी 2 से डिवाइड होगा और ये भी हो गया। अब a और b की हमने रेशो बतानी है, तो a बाय b कर देते हैं। a की वैल्यू थी 3 प्लस 2√2√ab, b की वैल्यू थी 3 माइनस 2√2√ab। जहाँ पर √ab से √ab चला गया तो रेशो जो थी वो क्या बनी, 3 प्लस 2√2 रेशो 3 माइनस 2√2। ये वही था जो हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें दे रखा है, अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रूट्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के दे रखे हैं 8 और 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। क्या बोला, अगर am एंड gm ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5, मतलब अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसकी वैल्यू दे रखी है 8 और 5, तो am क्या होगा, देखो सपोज अगर रूट्स हैं a और b, तो am क्या होगा, a प्लस बी बाई टू, यानी उन रूट्स का सम बाय 2 जिसकी वैल्यू होगी 8, तो a प्लस बी की वैल्यू बन जाएगी 16। और gm यानी √ab वो क्या दे रखा है 5, तो यहाँ से ab की वैल्यू क्या होगी 25। और रूट्स हैं, अगर ए और बी रूट्स हैं, वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये होती है उस टाइप की जनरल इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू 16, 16x प्लस ए बी की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारी जनरल इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए और जी अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में, तो हमने प्रूव करना है कि वो पॉजिटिव नंबर्स है जो वो ये आएंगे। देखो ये सारे क्वेश्चंस ना इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ ये क्वेश्चंस काफी सारे हो गए हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है सभी, कोई छोड़ा नहीं जा सकता। और इसके बाहर कोई पेपर में इससे अलावा और कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं। पेपर में क्वेश्चन दिखेगा तो ये दिखेगा, वरना कोई दिखेगा ही नहीं, इनसे बाहर कुछ नहीं है। ए और जी क्या, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, किन्हीं भी दो पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर मैंने मान लिया ए और बी, तो ए प्लस बी बाई टू क्या है अर्थमेटिक मीन, और √ab क्या है जी यानी ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a, और √ab की वैल्यू आ जाएगी g। अगेन वही काम करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी 4a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो ab की वैल्यू आएगी g स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2g स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये जी स्क्वायर इधर आकर माइनस हो गया, बनेगा 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूँ वो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कौन सी थी, ये थी 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा माइनस 2g स्क्वायर, ये बनेगा 4a स्क्वायर
लेट मी चेक। ए बी की वैल्यू थी जी स्क्वायर, यहाँ पर है -2 g स्क्वायर, है ना, ये -2 था, ये तो -2, तो 4a² -4 g स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, a माइनस बी के स्क्वायर की। तो तो यहाँ से अगर थोड़ा सा और लिखें, a माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4a² -4 g स्क्वायर, 4 कॉमन, अंदर a² -g स्क्वायर, और a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी 2, a² -g स्क्वायर इसका रूट, ये वैल्यू आ गई a माइनस बी की। और a प्लस बी की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी की वैल्यू थी 2a, a प्लस बी की वैल्यू थी 2a। तो यहां से हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर क्या होगा, ये तो टर्म कट जाएंगी, बनेगा 2a, 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2a² -g² का रूट, 2 से डिवाइड करते हैं तो a की वैल्यू आएगी a प्लस a² -g²। अब अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते, इन दोनों को माइनस करते तो टर्म क्या बनती, वो बनती a माइनस a² -g²। तो एक टर्म बनी a माइनस a² प्लस g², एक टर्म बनेगी a प्लस a² -g² का रूट, एक ये बन गई, एक ये टर्म बन गई, और यही हमें प्रूव करना था। देख लो, a प्लस माइनस a² -g², उसको फॉर्म को थोड़ा चेंज किया गया, इसको यही तो लिख सकते हैं, a प्लस माइनस a माइनस जी, a प्लस जी, यानी इन दोनों को कंबाइन कर दिया रूट्स को, क्या सेम टर्म्स है, बस माइनस प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ लगा दिया, और अंदर a² -g² को ये लिख दिया, आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए ना, लास्ट क्वेश्चन ये क्यों है, क्योंकि पता लगेगा। अब देखो, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक कल्चर में डबल हो रहे हैं हर घंटे, पहले 30 प्रेजेंट थे, स्टार्टिंग में तो 30 थे, यानी ए की वैल्यू ये थी। अब पूछा कि 2 घंटे बाद कितने होंगे, मतलब 2 घंटे, एंड ऑफ सेकंड आवर, एंड ऑफ फोर्थ आवर और एंड ऑफ nth आवर। अब पहले तो हमारे पास इतने थे, तो 1 घंटा जब खत्म होगा, जब 1 घंटा खत्म होगा तो हमारे हो जाएंगे 60 आफ्टर 1 आवर, क्योंकि स्टार्टिंग में ये थे तो वो घंटा कंप्लीट होते हुए डबल हो गए, फिर ये घंटा कंप्लीट होते हुए यानी सेकंड आवर के एंड में कितने हो जाएंगे 120, फिर थर्ड आवर में डबल हो जाएंगे 240, एंड ऑफ थर्ड आवर, फिर एंड ऑफ फोर्थ आवर, एंड ऑफ फोर्थ आवर में कितने हो जाएंगे, फिर डबल हो जाएंगे 480। तो फोर्थ आवर का आंसर 480, सेकंड आवर का आंसर 120। nth आवर का क्या होगा, nth आवर में देखो क्या हो रहा है, ये तो था a की वैल्यू, ठीक है, ए आर की वैल्यू, ए आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, सेकंड आवर में स्क्वायर हो गया, थर्ड आवर में क्यूब हो जाएगा, किसका, ए आर क्यूब हो जाएगा, यही तो हो रहा है। आर की वैल्यू तो क्या है, डबल है, 2 है, तो पहला तो था ए 30, अगला ए आर कितना हो गया 60, फिर ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर स्क्वायर का मतलब एंड ऑफ सेकंड आर, तो ए आर nth आर, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना, ए का मतलब था 30 स्टार्टिंग में, जब 1 घंटा खत्म हुआ दैट इज ए आर, 2 घंटे खत्म हुए तो ए आर 2, तो जब nth आर खत्म होगा तो क्या होगा, ए आर एन, दैट विल बी ए की वैल्यू 30 और 2 की पावर n, ये तुम्हारे आ जाएंगे nth आर के एंड पे। ठीक है, तो यार ये था हमारा पूरा वन शॉट, पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज का, इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आई कैन गारंटी दैट, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इतना एक्सपीरियंस देखा है, इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, अलग अलग पेपर्स, अलग अलग अपने टाइम से लेकर हर टाइम तक का, अब रिसेंटली जब मैं पढ़ा रहा था तब तक का, और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं। हाँ, इसको उठाकर मॉडिफाई करके बना दिया जाएगा, थोड़ा चेंज करके। अगर ये सारा का सारा समझ लिया जो मैंने बताया, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा कि कैसे हमने सारी चीज़ें करी, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारी और भी वीडियोस देखना, हमारे चैनल के साथ बने रहना। मैं ऐसी और वीडियोस लाऊंगा जो 11th क्लास में हो, पूरी 12th भी तुम्हारी मैं ही कराऊंगा।
पूरा का पूरा सारे टॉपिक्स लाऊंगा, इवन जेई मेन के भी टॉपिक्स मैं अब कवर करता हूँ, और साथ में एकेडमिक बातें कि क्या क्या करने से क्या होगा, क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, क्या क्या तुम्हारे बेनिफिट्स की चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भी मैं लाता रहूँगा। न्यू सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है, तो अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों से शेयर करना। ऐसी और वीडियोस लाएंगे, उनमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।